हे गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। गाइस कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेम में जो हमारे सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP303T है। उसके यहाँ पर हम यूनिट 3 से लगाकर यूनिट 5 तक के जितने भी लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके आंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड गाइस जो ये वीडियो है ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इससे पहले का जो पार्ट 1 था उसको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, तो आपने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे जरूर वॉच कीजिए, जिसमें कि हमारी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो है उसके लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सब कवर हैं बेस सॉल्यूशन, तो उसको आप जरूर वॉच कीजिए। एंड गाइस जो आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं हमारी माइक्रोबायोलॉजी से, एंड किस क्वेश्चन में कितना कंटेंट लिखना है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड गाइस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है एंड वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो यहाँ पर अपनी यूनिट 3 से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 3 जो है इसमें हमारे कुछ 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है डिस्कस मार्फोलॉजी क्लासिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई और वायरस। इसमें से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, या फिर फंगाई या वायरस वाला। इसमें वायरस वाला जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको तैयार कर लेना अच्छे से, इसका कल्टिवेशन रिप्रोडक्शन वगैरह तैयार कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारी यूनिट 3 से बन सकता है राइट द क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्टेंट और इवैल्यूएशन मेथड ऑफ डिसइंफेक्टेंट। यानी डिसइंफेक्टेंट जो है इससे हमारा भी एक क्वेश्चन बनता है। इसमें से मेनली यहाँ पर क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन जो होता है यही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, एंड काफ़ी टाइम यहाँ पर इसका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग भी आ जाते हैं, तो आपको इसको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो बन सकता है इलस्ट्रेट अबाउट द मेथड ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू आईपी। यहाँ पर मतलब आपको इसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए कुछ मेथड्स होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू आईपी होते हैं, उसके बारे में डिटेल में लिखना है। एंड यूनिट 4 जो है इससे हमारे कुछ 4 क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर एसेप्टिक एरिया जो होते हैं उसका कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में डिटेल में लिखना है। एंड यहाँ पर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन वगैरह जो होते हैं उन सभी के बारे में डिटेल में नोट लिखना रहेगा। एंड सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रोबियल असय जो होते हैं एंटीबायोटिक या विटामिन का, इसमें से किसी एक के बारे में लिखना है। जिसका कि यहाँ पर हम सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। एंड यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन बन सकता है लेमिनार एयर फ्लो जो है उसके बारे में डिटेल में नोट लिखे। एंड यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में बन सकता है वो भी साइड में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पर यूनिट 3, 4 एंड 5 जो है इससे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जिनके कि लॉन्ग में आने के चांसेस हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाना है। एंड इनकी पीडीएफ वगैरह आपको कैसे मिलेगी तो उसके लिए वीडियो में मैंने बताया, तो आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर अपनी यूनिट 3 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड यूनिट से बन सकता है डिस्कस मार्फोलॉजी क्लासिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई और वायरस। यानी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको यहाँ पर फंगाई जो होती है उसका मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन एंड कल्टिवेशन के बारे में डिटेल में नोट लिखना है। यहाँ से आपको वायरस वाला अच्छे से तैयार कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फंगाई डालना है, एंड फंगाई जो है उसका इंट्रोडक्शन डालना है। तो यहाँ पर सब फंगाई क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले लिख देना। फंगाई जो होती है एक ग्रुप होती है नॉन मोटाइल सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पर फंगाई जो होती है नॉन मोटाइल मतलब जो मूव नहीं कर सकती हैं, सिंगल सेल्ड या फिर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती हैं। द स्टडी ऑफ फंगाई इज आल्सो कॉल्ड माइकोलॉजी। मतलब यहाँ फंगाई की स्टडी करना जो होती है उसे सिंपली माइकोलॉजी बोलते हैं। आल फंगाई आर कीमो हेटेरोट्रॉप्स। मतलब यहाँ पर फंगाई जो सभी होती है वो कीमो हेटेरोट्रॉप्स होती हैं, पर इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नीड होती है, जैसे कि एनर्जी एंड कार्बन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की नीड होती है। इसलिए फंगाई जो होते हैं एरोबिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जो होते हैं वो एनारोबिक भी होते हैं। दे डिवाइडेड एसेक्सुअली सेक्सुअली बोथ मेथड्स, मतलब दोनों टाइप से डिवाइडेड होते हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा लिख देना कि फंगाई क्या होती है। एंड फंगाई जो होती है मेनली 3 मेजर क्लासेस में डिवाइडेड की जाती है। एक होती है मल्टी सेलुलर फिलामेंटस जिसमें कि मॉल्ट्स आते हैं, एक होती है सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक जिसमें कि ईस्ट्स आते हैं, एंड यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक फिलामेंटस होता है इसमें कि मशरूम्स वगैरह आते हैं। ऑल दिस टाइप ऑफ फंगाई कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड वेल डिफाइंड क्लियर न्यूक्लाई। यहाँ पर जो सभी टाइप के फंगाई होते हैं ये कंटेन करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को, एंड वेल डिफाइंड इसमें क्लियर न्यूक्लाई प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पर आपको डालना है मार्फोलॉजी ऑफ फंगाई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, इसको तैयार करके एग्जाम देने जाना है। तो फंगाई जो होते हैं मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे 2 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है यहाँ पे ईस्ट एंड एक होता है मोल्ड। यहाँ पर ईस्ट एंड मोल्ड होते हैं, एंड एक थर्ड फॉर्म होती है जो कि डाइमॉर्फिक फंगाई होती है जिसमें कि यहाँ पर ईस्ट एंड मोल्ड जो होते हैं वो एज पर कंडीशन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ईस्ट के बारे में लिख देना है कि ईस्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसके साइज के बारे में लिख देना है कि ईस्ट सेल जो होती हैं उनका साइज 1 to 5 माइक्रोमीटर
वाइड मतलब चौड़ाई में होता है एंड 5 to 30 माइक्रोमीटर इन लेंथ, मतलब यहाँ पर 1 से 5 माइक्रोमीटर इनकी चौड़ाई होती है। एंड यहाँ पर इनकी लेंथ के बारे में बात करें तो इनकी लेंथ जो होती है 5 से 30 माइक्रोमीटर लेंथ में होती है, मतलब बैक्टीरिया से बड़े होते हैं ईस्ट। एंड शेप के बारे में बात करें तो ये सिंपली ओवल या फिर एक शेप के होते हैं, जैसे कि अंडा का शेप होता है उसी शेप में होते हैं, या फिर ओवल शेप जो होता है उसी शेप में होते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बात करें इसका स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो होता है ईस्ट सेल का वो इस टाइप से होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे इसमें सिंपली वोक्यूल प्रेजेंट होते हैं एंड सेल वॉल होती है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस होता है एंड साइटोप्लाज्म होता है, कैप्सूल होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर ईस्ट सेल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, आपको इसको ट्रैक कर लेना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर इसके बारे में लिख देना है थोड़ा। इसमें जो ईस्ट सेल होती है इसमें ग्रेनुलोसाइटोप्लाज्म होता है जो कि एज अ रिजर्व मटेरियल वर्क करता है, जैसे कि यहाँ पर इसको फूड वगैरह जो सो स्टोर करने का वर्क करता है। यहाँ पे इसकी जो सेल वॉल होती है वो कोकाइटिन से होती है जो कि 1 to 10% होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं जो कि 15 से 23% होते हैं। एंड यहाँ पर ग्लूकाइन होता है जो कि 50 से 60% होता है। कोकाइटिन, प्रोटीन, लिपिड, ग्लाइकोन, ये सब सेल वॉल जो होते हैं इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसका एग्जांपल देना है आपको, यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल में हो गया सैकेरोमाइसिस, सेरिविएसी हो गया एंड क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स होगा, तो ये यहाँ पर ईस्ट के एग्जांपल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मोल्ड क्या होते हैं उनके बारे में लिख देना है कि फंगाई बीच आर फॉर्म्स माइसेलिया आर कॉल्ड मोल्ड्स, मतलब यहाँ पर ऐसे फंगाई जो कि माइसेलिया का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें सिंपली मोल्ड्स या फिर फिलामेंटस फंगाई बोलते हैं। एग्जांपल में जैसे कि एस्परजिलस नाइगर हो गया एंड यहाँ पर एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स हो गया, पेनिसिलियम नोटेटम हो गया, तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जो थाइलस होती है या फिर बॉडी जो होती है मोल्ड की वो कंसिस्ट करते हैं फिलामेंटस सेल को जो कि एक दूसरे होकर एक न्यू चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें सिंपली हाइफी बोलते हैं। मॉल्ट्स है 2 पार्ट्स, मतलब मॉल्ट्स जो होते हैं उनके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है माइसीलियम, एक होता है स्पोर्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको लिख देना है कि हाइफी जो होती है जनरेटर होती है स्पोर्स से, मतलब स्पोर जो होते हैं उनसे जनरेटर होती है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर मोल्ड जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा लिख देना। हाइफी वगैरह क्या होती हैं, जैसा कि आप लोग देख ब्रांच्ड सेम में वो यहाँ पर हाइफी होती है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। एंड यहाँ पर ये स्पोर्स होते हैं जो कि डॉटर प्रेजेंट किए गए हैं, ये सब यहाँ पर इसमें स्पोर्स होते हैं। एंड यहाँ पर एरियल हाइपी होती है एंड ये सब सरफेस ऑफ हाइपी की होती है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर मोल्ड का हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आता है टाइप ऑफ हाइपी के बारे में, तो यहाँ पर नॉन सेप्टेट कोनोसाइटिक सेल होती हैं एंड सेकेंड होता है सेप्टेट एंड होता है सेप्टेट बिन मल्टी न्यूक्लियर। तो इस टाइप से यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मोल्ड या फिर हाइफी होते हैं, उनके टाइप्स होते हैं। एंड थर्ड फॉर्म होती है एक डाइमॉर्फिक फंगाई। तो डाइमॉर्फिक फंगाई क्या होती है, सिंपली ईस्ट एंड मोल्ड जो होती है दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एंड यहाँ पर आपको इसके एग्जांपल लिख देना है कि डाइमॉर्फिक फंगाई का एग्जांपल क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सिस्टमिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। सिस्टमिक क्लासिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कि यूमाइकोटिना होता है, मतलब जैसे कि ट्रू फंगाई बोलते हैं जिन्हें कि हम देख सकते हैं वो ट्रू फंगाई होती हैं। ये फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइडेड होती हैं, एक होता है लोअर ट्रू फंगाई, एक होती है हायर ट्रू फंगाई। लोअर ट्रू फंगाई जैसे कि यहाँ पर ये सेप्टेट माइसिलिया बोलते हैं, यहाँ पर हायर ट्रू फंगाई जैसे कि सेप्टेट माइसिलियम बोलते हैं। एक होती है जैसे कि यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज की डिवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हायर ट्रू फंगाई जैसे कि यहाँ पर सेप्टेट माइसिलियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइडेड होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल जो होता है वो नॉन होता है एंड एसेक्सुअल जो होता है वो नॉन होता है। तो इसकी क्लास होती है, एक होती है एस्कोमाइसिटीज जैसे कि सेक फंगाई बोलते हैं, यहाँ पर एक होती है बैसिडियोमाइसिटीज जिन्हें कि सिंपली क्लब फंगाई बोलते हैं, यहाँ पर एक होती है ड्यूटेरोमाइसिटीज जिन्हें कि सिंपली फंगी इम्परफेक्टाई बोलते हैं। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है। एंड यहाँ पर इसके क्लासिफिकेशन में जो डिफरेंट इसके क्लासेस हैं उनके बारे में लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर मेन जो है हायर फंगाई हैं उसके ही यहाँ पर मेन है, जैसे कि यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज होगा, बेसिडियोमाइसिटीज होगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज होगा। तो ये सब 3 मेन है, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है एंड यही सब के बारे में आपको लिख देना है। यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिटीज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है जिन्हें कि सिंपली फंगाई इम्परफेक्टाई के नेम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है कल्टीवेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई। तो यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ फंगाई के बारे में थोड़ा लिख देना है कि कल्टीवेशन मतलब उसे हम कैसे ग्रो करा सकते हैं फंगाई को। जैसा कि यहाँ पर लिखा है मोस्ट फंगाई ग्रो मोर स्लोली देन बैक्टीरिया, मतलब यहाँ पर कुछ फंगाई होते हैं जो कि बहुत स्लोली बैक्टीरिया से ग्रो होते हैं। फंगाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब फंगाई जो होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं विच मोस्टली इंक्लूड हेट्रोट्रॉप्स एंड सम फैकल्टेटिव एनारोब्स, मतलब जो कि इंक्लूड करते हैं कुछ हेट्रोट्रॉप्स को एंड कुछ फैकल्टेटिव एनारोब्स जो होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं। एंड नेक्स्ट सो मोस्ट फंगाई रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड देयर ग्रोथ, मतलब यहाँ पर कुछ फंगाई जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की नीड होती है उनकी ग्रोथ के लिए, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट फैकल्टेटिव एनारोब्स जो होते हैं जो कि ईस्ट होते हैं उनको यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह की नीड नहीं होती है, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी ग्रोथ कर लेते हैं। तो सिंपली उसे ही फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलते हैं, मतलब इन्हें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती ग्रो करने के लिए।
नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है इसके कल्टीवेशन के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड इसका पीएच जो होना चाहिए 3.8 टू 5.6 होना चाहिए। एंड मीडिया जो इसके लिए यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए, उन्हें सिंपली कॉम्प्लेक्स मीडिया का यूज करते हैं। यहाँ पर हाई कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशियो जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है इनके ग्रोथ के लिए, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर लिख देना है। एंड यहाँ पर कल्चर मीडिया वगैरह जो होती है जो कि क्या कंटेन किए रहती है कि 4 से 5% शुगर जो होती है इसमें कंटेन होनी चाहिए। एंड यहाँ पर पोटैटो, डेक्सट्रोज, अगार ये सब इसमें यूज होते हैं। इन सब के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में लिख लेना है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंगाई। प्रोडक्शन या फिर एप्लीकेशन जो होता है वो एक ही होता है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड होते हैं जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर वेजिटेटिव मेथड क्या होता है, फंगाई किसी पार्ट से यहाँ पर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि सोमैटिक पार्ट जो होता है उससे भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टाइप होते हैं वेजिटेटिव मेथड के कुछ, जैसे कि एक होते हैं फ्रेगमेंटेशन, एक होता है फिजन, एक होती है बडिंग, एक होती है राइजोमॉर्फ्स, एक होते हैं स्क्लेरेटिया। तो इस टाइप से इसके टाइप हो जाएंगे। यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इन सभी मेथड के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में लिख देना है। आप लोग अगर एक बार इसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। यहाँ पर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्सुअल मेथड क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। एंड यहाँ पर स्पोर्ट्स वगैरह जो होते हैं उसके टाइप जो होते हैं उसके बारे में डिटेल में लिख देना है। एंड ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसका चांसेस है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आता है वायरस के बारे में। तो वायरस जो होते हैं वो सिंपली स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, जो कि यहाँ पर बैक्टीरिया जो होती है उससे 10 से 100 टाइम्स से स्मॉल होते हैं। मतलब बैक्टीरिया जो होती है उससे 10 से 100 टाइम्स छोटे यहाँ पर हमारे वायरस होते हैं, जिन्हें कि हम सिंपली देख सकते हैं अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब बिना हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हम वायरस को नहीं देख सकते, मतलब जिन्हें हम सिंपली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। दे कंपोज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन, यानी इसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि डीएनए हो सकते हैं, आरएनए या फिर प्रोटीन हो सकते हैं। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स टोटली डिपेंड ऑन इट्स होस्ट। मतलब यहाँ पर ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं वो दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, मतलब जो होस्ट सेल होती है उनके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। वायरस जो होती है नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, लेकिन ये जब बॉडी में एंटर कर जाती है तो लिविंग में कन्वर्ट हो जाती हैं। द कंप्लीट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल इज अ कोर ऑफ डीएनए और आरएनए इज अ कैप्सिड प्रोटीन एंड विरियॉन्स। यहाँ पे जो कंप्लीट इफेक्टिव फॉर्म होती है वायरस की आउटसाइड द होस्ट सेल विद द कोर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, एक कैप्सिड के फॉर्म में या फिर प्रोटीन के फॉर्म में, जिन्हें के सिंपली यहाँ पर विरियॉन्स बोलते हैं। ये भी 2 मार्क्स में आ जाता है कि विरियॉन्स क्या होता है। तो यहाँ पर वायरोलॉजी क्या होती है, वायरोलॉजी एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें कि हम वायरस जो होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर उसे सिंपली वायरोलॉजी बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, वायरस जो होते हैं इन्हें सिंपली 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। एक होते हैं हेलिकल वायरस जिन्हें कि सिंपली रॉड शेप वायरस बोलते हैं, एक होते हैं पॉलीहेड्रल वायरस जिन्हें कि यहाँ पर आइकोसाहेड्रल वायरस बोलते हैं, एंड एक होते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस। तो 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पर हर एक वायरस के बारे में आपको डिटेल में लिख देना है कि यहाँ पर हेलिकल वायरस जो होता है रॉड शेप का वो क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो यहाँ पर दीज आर रॉड्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर रॉड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। एंड दे हैव कैप्सिड मेड अप फ्रॉम ओवर 1000 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन अरेंज इन अ हेलिक्स। मतलब यहाँ पर इनमें कैप्सिड होता है जो कि यहाँ पर 1000 मॉलिक्यूल जो होते हैं सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन से उसके अरेंज होकर यहाँ पर एक हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंपली इन्हें हेलिकल वायरस के नाम से जानते हैं। एंड इनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो यहाँ पर डीएनए एंड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। एंड बाउंड इनटू प्रोटीन, जो कि प्रोटीन से बाउंड होता है। एंड हेलिक्स बाय इंटरेक्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज और प्रोटीन, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज जो यहाँ पर मॉलिक्यूल होते हैं वो सिंपली प्रोटीन से बाइंड होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हो जाएगा रेबीज वायरस हो गया, तंबाकू मुझे एक वायरस हो गया, यानी टीएमबी वायरस हो गया। तो यहाँ पे हेलिकल वायरस के बारे में हो जाएगा। एंड यहाँ पर इसका डायग्राम होगा इस टाइप से, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर इसमें कैप्सिड होता है, जेनेटिक मटेरियल इसमें जैसे कि डीएनए और आरएनए होता है। यहाँ पे आरएनए जो होता है यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एंड यहाँ पर एक एप्सोमर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना है। एंड यहाँ पर टीएमबी यानी तम्बाकू मुझे एक वायरस जो था उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो इसको भी आपको ड्रा कर देना है। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पे पॉलीहेड्रल वायरस, जिन्हें कि सिंपली आइकोसाहेड्रल वायरस के नाम से जानते हैं। तो पॉली मीन्स होता है बहुत, एंड हेड्रल मीन्स होता है फेसेस, मतलब जिनके बहुत फेसेस होते हैं। मतलब आइकोसाहेड्रल मतलब आइकोसा जो होता है इसका मतलब होता है 20 हेड्रल। तो यहाँ पर ये ऐसे वायरस होते हैं जिनके कि यहाँ पर 20 फेसेस होते हैं। आल्सो कॉल्ड स्फेरिकल वायरस, जिन्हें कि सिंपली यहाँ पर स्फेरिकल वायरस बोलते हैं, जो कि स्फेरिकल शेप में होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हो जाएगा एडिनो वायरस, सेप्टिक ट्यूबरकुलोसिस काज करता है। एंड यहाँ पर पोलियो वायरस होता है जो कि डैमेज करता है लेग्स को। तो इस प्रकार से इसके एग्जांपल हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये पॉलीहेड्रल वायरस हो जाएगा। एंड यहाँ पर इसकी जो फेसेस होंगे 20 फेसेस होंगे, आप लोग ऐसे काउंट कर सकते हैं। इस टाइप से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स वायरस। तो कॉम्प्लेक्स वायरस जो होते हैं इनका
स्ट्रक्चर जो होता है वो टेडपोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेड एंड टेल इसमें प्रेजेंट होती है। इस टाइप से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वेरी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए इसे सिंपली यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वायरस के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल बैक्टीरियोफेज हो जाएगा, तो इस टाइप से इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स वायरस का। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन वायरस बेस्ड ऑन देयर हास्ट, मतलब हास्ट जो होती है उसके बेसिस पे यहाँ पर इसको क्लासीफाई किया गया है। 3 टाइप में, एक होता है एनिमल, एक होता है प्लांट वायरस, एक होता है बैक्टीरियल वायरस। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर हर एक वायरस के बारे में लिख देना है कि यहाँ पर कौन सा वायरस क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर रेप्लिकेशन या फिर रिप्रोडक्शन वायरस का क्या होता है, उसके बारे में लिखिए, जो कि 7 मार्क्स में आता है, काफी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है रेप्लिकेशन ऑफ वायरस हास्ट इज नेसेसरी, मतलब वायरस का रेप्लिकेशन करने के लिए हास्ट जो होता है नेसेसरी होता है। हास्ट जो है वो हो सकता है बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, या फिर कोई एनिमल्स हो, इसमें से कोई एक हो सकता है। एंड जब कोई वायरस जो होता है किसी भी हार्ट सेल जो होता है उसको इन्फेक्ट करता है, तो यहाँ पर हार्ट सेल जो होती है उसकी यहाँ पर वेरियस थाउजेंड्स कॉपी जो है वो क्रिएट कर लेता है, मतलब सेम उसके जैसी ही वेरियस कॉपी क्रिएट कर लेता है, जो कि वो ओरिजिनल वायरस जो होता है उसकी कॉपी होती हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं स्टेप ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर मतलब स्टेप होती है रेप्लिकेशन की, जो कि यहाँ पर 5 स्टेप होते हैं। तो इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जैसे कि आपन आ रहा है, इसको अगर आप लोग याद कर लेंगे तो यहाँ पर इसके स्टेप्स याद हो जाएंगे। जैसे कि आपन आ रहा है तो आपन से हो जाएगा, आ से हो जाएगा अटैचमेंट। एंड सेकंड होती है स्टेप जो होती है पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, या फिर जिसे कि सिंपली बायोसिंथेसिस बोलते हैं। एंड एक असेंबली होती है जैसे कि यहाँ पर मैचुरेशन बोलते हैं, एक रिलीज हो रही है। तो आपुन आ रहा है, इससे आप कैसे इसको कोरिलेट करेंगे, तो आपुन से आ से हो जाएगा अटैचमेंट, पी से हो जाएगा पेनिट्रेशन, यू एन से हो जाएगा अनकोटिंग, एंड ए से हो जाएगा असेंबली, एंड आर से हो जाएगा रिलीज। तो आपुन आ रहा से यहाँ पर इसके स्टेप्स हो जाएंगे रेप्लिकेशन की। एंड हर एक स्टेप में क्या होता है, जैसे कि अटैचमेंट है तो अटैचमेंट में यहाँ पर वायरस जो होगा हार्ट सेल जो होगी उससे अटैचमेंट करेगा। एंड पेनिट्रेशन क्या होगा, तो पेनिट्रेशन में वायरस जो होगा अपने डीएनए आरएनए जो होगा उसको उसके अंदर इंटर कर देगा, मतलब एंट्री ऑफ वायरस होगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अनकोटिंग, तो अनकोटिंग में मतलब क्या होगा, यहाँ पर बायोसिंथेसिस होगी, मतलब प्रोटीन वगैरह एंजाइम जो होती हैं हार्ट सेल के अंदर यहाँ पर उसकी सिंथेसिस होने लगेगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आता है असेंबली एंड मैचुरेशन। तो यहाँ पर मॉडिफाइड प्रोटीन जो होती हैं वो पैक्ड हो जाती है न्यूली रेप्लिकेटेड वायरल जीनोम में, तो इसी को सिंपली यहाँ पर मैचुरेशन या फिर असेंबली बोलते हैं। नेक्स्ट आती है रिलीज। तो रिलीज यहाँ पर 2 टाइप से होता है, एक होते हैं लाइसेंस, एक होते हैं बडिंग। तो लाइसेंस में क्या होता है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वायरस की वो ब्रस्ट यानी फट जाती है, जिसके थ्रू यहाँ पर सेल जो होती है डेथ हो जाती है, मतलब वायरस सेल जो होती है डेथ हो जाती है, यहाँ पर उसका रिलीज हो जाता है, जिन्हें कि सिंपली यहाँ पर साइटोलाइटिक बोलते हैं। एंड एक होती है बडिंग। तो बडिंग क्या होती है, तो बडिंग में यहाँ पर एक लिफाफे फॉर्म में जनरेट हो जाता है वायरस अपने हार्ट सेल के अंदर, जस्ट वहाँ पे उसको रिलीज कर देता है, एंड जो हार्ट सेल होती है वो हार्म नहीं होती है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, तो इस टाइप से हो जाएगा। एंड यहाँ पर वेरियस स्टेप होते हैं 5, जैसे कि अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस, असेंबली, रिलीज। क्या होता है, तो अटैचमेंट में जैसे कि वायरस जो होगा हार्ट सेल जो होगी उससे अटैच करेगा। देन यहाँ पर स्टेप 2 होगी पेनिट्रेशन, तो यहाँ पर इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा अपने इंजाइमेटिक मटेरियल या फिर डीएनए आरएनए को अपने अंदर से वायरस हार्ट सेल जो होगी उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। देन यहाँ पर होती है अनकोटिंग, हार्ट सेल की वायरस के ऊपर इनकोटिंग हो जाएगी, देन यहाँ पर असेंबली एक फॉर्म हो जाएगी एंड यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका डायग्राम भी आपको बना देना है। एंड नेक्स्ट आता है कल्टीवेशन ऑफ वायरस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्टीवेशन करके ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम आया है कि कल्टीवेशन वायरस का क्या होता है, उस पर आपको एक नोट लिखना है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें सिंपली आपको लिखना क्या है कि वही वायरस के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है कि इसको ग्रो करने के लिए क्या नीड होनी चाहिए, क्या नहीं नीड होनी चाहिए, उसके बारे में ही लिखना है। जैसे कि वायरस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्हें ग्रो करने के लिए कल्चर मीडिया वगैरह की नीड नहीं हो सकती, मतलब ये कैसे भी ग्रो कर सकते हैं। एंड कल्टीवेशन जो वायरस का होता है फॉलोइंग टेक्निक्स में होता है। एक होती है लेबोरेटरी एनिमल, तो यहाँ पर लेबोरेटरी में एनिमल्स वगैरह जो होते हैं उनके इनसाइड में वायरस की कल्टीवेशन किया जा सकता है। एक होता है एम्ब्रियोनेटेड एग मेथड या फिर चिक एम्ब्रियोनेटेड मेथड होता है। तो इस मेथड में यहाँ पर एग जो होता है जो कि हैंड से ऑब्टेन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कोई एग होते हैं उसके अंदर यहाँ पर वायरस जो होता है उसको पेनिट्रेट करते हैं, देन यहाँ पर उसके अंदर वायरस जो होते हैं उसको डेवलप करते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें पूछा है क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड उसके फैक्टर इफेक्टिंग क्या होते हैं एंड उसके इवैल्यूएशन मेथड क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल में लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके चांसेस है कि 7 या 10 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना है डिसइंफेक्टेंट होते क्या हैं। तो यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो ऐसे एजेंट होते हैं जिनको कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होती हैं उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है
यहाँ पर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए, उन्हें किल करने के लिए इनको उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है डिसइंफेक्शन कहलाती है। मतलब डिसइंफेक्टेंट ऐसा एजेंट होता है जैसे कि यहाँ पर कोई सरफेस है नॉन लिविंग, तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह प्रेजेंट होंगे ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है डिसइंफेक्शन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर 2 टाइप से होते हैं, एक होती है बैक्टीरियोसाइडल, एक बैक्टीरियोस्टैटिक। मतलब बैक्टीरियोसाइडल जो होती है उसमें वायरस टोटली किल हो जाते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक जो होती है उसमें वायरस जो होते हैं उनके ग्रोथ जो होते हैं स्टॉप हो जाते हैं। जैसा कि इसमें देख रहे होंगे ये सब लिखा है वही मैंने जो बताया बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल, तो वही इसमें लिखा है। एंड एक डिसइंफेक्टेंट जो है उसकी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने चाहिए, मतलब जो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो दोनों पे असर करें वो होने चाहिए। नॉन टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक नहीं होने चाहिए। एंड इकोनॉमिकल मतलब ज़्यादा महंगे ना होने चाहिए। एंड ईजी टू यूज़ मतलब ऐसे होना चाहिए कि जिन्हें हम आसानी से यूज़ कर सकें। ऑर्डरलेस होने चाहिए, मतलब कोई ऑर्डर नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड स्टेबल अनस्टोरेज मतलब रखने पर स्टेबल होने चाहिए। तो इस टाइप से इसके कुछ प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है दीज केमिकल एजेंट्स आर क्लासिफाइड, मतलब यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन जो होता है डिसइंफेक्टेंट का वो क्या होता है उसके बारे में इसमें लिखना है। तो यहाँ पर ये जो हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं 8 या 9 टाइप के होते हैं। एक होता है एसिड एंड अल्कलाइज जिसमें कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया। एंड एक होता है यहाँ पर हैलोजेंस जिसमें कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाते हैं। एंड एक होता है हैवी मेटल जिसमें कि आयरन, कॉपर, कोबाल्ट आ जाते हैं। एंड एक होता है फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव जिसमें कि क्रिसॉल हो गया, एम क्रिसॉल हो गया, ये सब आ जाते हैं। एंड एक होता है अल्कोहल जिसमें कि एथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आती है। एंड एक होता है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड में जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। डाई जाते हैं जिसमें कि एक्रिडीन हो जाएगी। एंड यहाँ पर कुछ डिटर्जेंट एंड सॉप्स आते हैं जैसे कि सोडियम लॉरेल सल्फर, ये सेलेस जो होता है वो भी यहाँ पर इसमें डिसइंफेक्टेंट में ही आता है। एंड एक आता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स जिसमें कि क्लोरोहेक्सिडीन आती है। तो ये इसके क्लासिफिकेशन हो जाएंगे एंड उसके एग्जांपल हो जाएंगे। मतलब शॉर्टकट में आइडेंटिटी सबको आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है टोटली कि यहाँ पर जैसे कि एसिड एंड अल्कलाइज क्या होते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में लिख देना है। जैसे कि आपको इसमें लिख देना है कि एसिड एंड अल्कलीज जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक इफेक्ट को, जिसके थ्रू यहाँ पर बैक्टीरिया जो होती है वो किल हो जाती है या फिर उसकी ग्रोथ जो होती है डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। तो इन सभी के बारे में लिख देना है। यहाँ पर हाइलोजन जो होते हैं वो हाइलोजन जो होते हैं जिनके अंदर जर्मिसाइडल एक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है हाइपोक्लोरस एसिड का, जिसके थ्रू यहाँ पर हाइलोजन जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं विद वाटर एंड यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उसके इनसाइड मटेरियल जो होता है उसको डैमेज कर देते हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इसमें लिख देना है, उसके एग्जांपल लिख देना है कि क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन हो जाएगी। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है हैवी मेटल। तो हैवी मेटल जो होते हैं वो भी कुछ आते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, जिन्हें कि सिंपली एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं फिनॉल। तो फिनॉल एंड इस डेरिवेटिव होते हैं ये भी एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं। तो इनका यूज आप लोग बहुत अच्छे से करते आ रहे होंगे तो इनके बारे में लिख देना है। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी लिख देने हैं कि फिनॉल हो गया, क्रिसॉल हो गया, मेम क्रिसॉल हो गया। एंड नेक्स्ट आते हैं अल्कोहल जिसमें कि 60% जो होती है उससे एबो अल्कोहल होती है तो वह जाकर डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं। उसके एग्जांपल में जैसे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गई एंड इथाइल अल्कोहल हो गई, ये सब हो जाती हैं। एंड एल्डिहाइड होते हैं, कुछ डाइज वगैरह होती हैं, डिटर्जेंट एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होते हैं। तो ये सब एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। एंड नेक्स्ट आता है इसके फैक्टर अफेक्टिंग। तो फैक्टर अफेक्टिंग में यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट जो होता है उसको अफेक्ट करते हैं। एक होता है इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, मतलब इफेक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है वो भी हमारा डिसइंफेक्टेंट जो होता है उसकी एबिलिटी या फिर एफिकेसी जो होती है उसको अफेक्ट कर सकता है। एक इफेक्ट ऑन पीएच होता है, मतलब पीएच जो होता है वो भी अफेक्ट करता है। एंड इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन कितना किया है, कहीं ज़्यादा तो उसमें वाटर नहीं मतलब डाइल्यूट कर दिया है तो वो भी इफेक्ट करता है। एंड इफेक्ट ऑफ सरफेस एक्टिविटी, मतलब सरफेस एक्टिविटी जो अभी इफेक्ट करती है। तो इस टाइप से यहाँ पर कुछ फैक्टर अफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट हो जाएंगे। इनके बारे में डिटेल में आप लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर जो है उसको अफेक्ट कर सकता है जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी एंड उसकी पोटेंसी जो है कम हो सकती है। तो इन सब बारे में आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। यहाँ पर मतलब इवैल्यूएशन मेथड कुछ होते हैं जैसे कि ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगार प्लेट मेथड होता है। तो ट्यूब डाइल्यूशन मेथड में क्या होता है इसमें जैसे कि जो हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनको हम अपने ब्रॉथ मीडियम जो होते हैं उसके साथ लेते हैं। यहाँ पर उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई कॉलोनीज वगैरह तो हैं वो डेवलप नहीं हो रही हैं, वो एज अ फॉर्म ऑफ टर्बिडिटी प्रोड्यूस होंगी। एंड यहाँ पर जो अगार प्लेट मेथड होगा इसमें जैसे कि हम डिसइंफेक्टेंट लेंगे उसको हम देखेंगे कि यहाँ पर कितनी कॉलोनी वगैरह जो है डेवलप हो रही हैं। तो अगार प्लेट मेथड रहेगा। एंड नेक्स्ट आता है कप प्लेट मेथड। तो कप प्लेट मेथड क्या होता है, कप प्लेट मेथड जो होता है एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि अगार जो होता है उसको लिया जाता है एंड उसको मेल्ट किया जाता है एट 45 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर स्टेराइल प्लेट जो होती हैं उसमें इसको पोर किया जाता है ऑर्गेनिज्म को
फॉर टेस्टिंग एंड टेस्टिंग पोर करने के बाद यहाँ पर जोन ऑफ इनहिबिशन जो होता है उसको काउंट किया जाता है कि कितना एक्शन यहाँ पर हमारे डिसइंफेक्टेंट का है, जो कि वो यहाँ पर इसमें एक जोन ऑफ एक्शन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि कल्चर मीडिया जो होगी उसको प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करने के बाद यहाँ पर हम इसमें कप की मदद से यहाँ पर होल्स बनाएंगे। देन यहाँ पर हम इसमें अपनी टेस्टिंग ड्रग जो होगी या फिर हमारा डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन जो थे उनको यहाँ पर इसमें फिल करेंगे। देन यहाँ पर इसकी एक्टिविटी देखेंगे कितना जोन ऑफ इनहिबिशन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनी जो होंगी कुछ कितनी डेवलप हो रही है, नहीं डेवलप हो रही है, वो सब इससे इवैल्यूएट हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है फिनॉल कोएफिशिएंट मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर पूछता है तो यहाँ पर आपको फिनॉल कोएफिशिएंट मेथड के नेम से ही पूछता है। तो फिनाल नेम से पता चल जाएगा कि इसमें फिनाल जो होता है उसकी कितनी एक्टिविटी है उस सभी को डिटरमाइन किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे फिनाल कोएफिशिएंट टेस्ट जो होता है वो 2 टेस्ट जो होते हैं उनको इंक्लूड करता है। एक होता है राइडल वार्कल टेस्ट एंड एक होता है चेक मार्टिन टेस्ट, यानी आरडब्ल्यू टेस्ट एंड सीएम टेस्ट। तो 2 टेस्ट आते हैं। तो यहाँ पर चेक मार्टिन टेस्ट एंड राइडल वार्कल टेस्ट में राइडल वार्कल टेस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि फिनाल कोएफिशिएंट टेस्ट क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि फिनाल कोएफिशिएंट टेस्ट जो होता है जो कि डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं उनके लिए कैलकुलेट किया जाता है बाय द यूजिंग राइडल वाकर टेस्ट, जिसमें कि हम यहाँ पर राइडल वाकर जो ब्राथ होता है इसका यूज़ करते हैं एंड इसमें साल्मोनेला टाइफी जो होती है एज ए सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज की जाती है। तो इस टाइप से इसके बारे में हो जाएगा। एंड यहाँ पर इसका प्रोसीजर आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डाइल्यूशन लेंगे टेस्ट डिसइंफेक्टेंट का एंड यहाँ पर फिनाल जो होगा प्रिपेयर करेंगे 5 ml ऑफ ईस्ट डाइल्यूशन जो होगा उसमें हम टेस्ट सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे एंड ऑल ट्यूब्स डिसइंफेक्टेंट प्लस ऑर्गेनिज्म जो होगा उसको हम प्रिपेयर करेंगे इन 70.5 डिग्री सेल्सियस वाटर बाथ जो होगा उसके ऊपर प्रिपेयर करेंगे। बस अब कल्चरिंग करेंगे यहाँ पर 2.5 मिनट के गैप में, जैसा कि 5 ml स्टेराइल ब्रॉथ लेंगे उसको हम 2.5, 5, 7.5 एंड 10 मिनट के लिए यहाँ पर उसको हम स्टेराइल करेंगे ब्रॉथ को। देन यहाँ पर ब्रॉथ ट्यूब जो होंगी उसको इनक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 2 डेज एंड 3 डेज, यानी 48 से 72 घंटे के लिए यहाँ पर इसको हम इनक्यूबेट करेंगे। देन एग्जामाइन करेंगे यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ, मतलब उसमें कोई ग्रोथ प्रेजेंस है या एब्सेंस है उसको एग्जामाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक इसकी रिजल्ट ऑब्जर्वेशन टेबल होगी, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट होगा एंड हमारा डाइल्यूशन होगा, मतलब जिसको हम टेस्ट करेंगे तो ये होगा। फिर यहाँ पर जैसे कि टेस्ट डिसइंफेक्टेंट होगा ये हमारा फिनाल होगा जो कि यहाँ पर स्टैंडर्ड होगा। तो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट जो होगा इसमें जैसे कि यहाँ पर डाइल्यूशन जो होगा उसकी क्वांटिटी जैसे कि 1:1000, 1:2000, 1:3000, 1:1000, तो इस टाइप से हो जाएगी। एंड यहाँ पर टाइम जो होगा 2.5 मिनट, 5 मिनट, 7.5 मिनट एंड 10 मिनट। तो जैसे कि यहाँ पर 2.5 मिनट में मतलब पॉजिटिव यहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। 1:1000 वाला जो डाइल्यूशन था इसमें तो यहाँ पर इफेक्टिव है लेकिन इसमें इफेक्टिव नहीं है। तो इस टाइप से यहाँ पर इसको आपको काउंट कर लेना है एंड इसको मार्क भी कर लेना है कि मतलब किस टाइम में हमारा जो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट था वो डाइल्यूशन के सॉल्यूशन में इफेक्टिव था। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो इसको मार्क भी कर लेंगे। इसी टाइप से फिनाल में करेंगे मतलब कितने में इफेक्टिव था तो उसको भी मार्क कर लेंगे। देन यहाँ पे नोट पॉजिटिव जो होगा मतलब ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म शो करेगा, यहाँ पर नेगेटिव जो होगा यहाँ पे नो ग्रोथ, मतलब कोई ग्रोथ नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे कि RW यानी राइडल वाकर कोएफिशिएंट जो होता है एक मेथड होता है एंड इसका कैलकुलेशन भी होता है। डाइल्यूशन ऑफ टेस्ट डिसइंफेक्टेंट अपॉन किलिंग इन 7.5 मिनट बट नॉट इन, मतलब इसमें आपको चूज करना है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है 7.5 मिनट जो है उसमें किल हो जा रहे हैं लेकिन 5 मिनट में किल नहीं हो रहे हैं, उनको आपको यहाँ पर चूज करना है। उसकी कंसंट्रेशन क्या है उसको भी डिटरमाइन कर लेना है। एंड देन यहाँ इस टाइप से रख देना कि यहाँ पर डाइल्यूशन जो होगा फिनाल का एंड टेस्ट डिसइंफेक्टेंट का उसको रख देना। जैसे कि यहाँ पर डाइल्यूशन वाला था टेस्ट डिसइंफेक्टेंट का 1:2000 था, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 2000 रख देना है। एंड यहाँ पर जो फिनाल था इसका यहाँ पर कितना था रेशो, तो 100 था, तो ऐसे 100 रख के यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर RW कोएफिशिएंट जो था राइडल वाकर कोएफिशिएंट 20 हो जाएगा। अगर 1 के बराबर है तो मतलब सेम इफेक्टिवनेस है एंड 1 से अगर कम है तो लेस इफेक्टिवनेस है फिनाल। एंड यहाँ पर अगर मोर है 1 से तो यहाँ पर मतलब मोर इफेक्टिवनेस देन फिनाल, मतलब जो यहाँ पर टेस्ट डाइल्यूशन था वो यहाँ पर फिनाल से मोर इफेक्टिवनेस होगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इस टेस्ट में कैलकुलेशन करना है। सेम इसी टाइप से आपको यहाँ पर चेक मार्टिन टेस्ट में भी कैलकुलेट कर लेना। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इलस्ट्रेट वेरियस मेथड ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होते हैं उनके जो वेरियस स्टेरिलिटी मेथड होते हैं उनके बारे में डिटेल में लिखना है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके चांसेस है कि आपको देखने को मिलेगा 7 मार्क्स में, 7 मार्क्स में ही आता है ये क्वेश्चन, लेकिन ये इसके चांसेस है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्टेरिलिटी टेस्टिंग जो होती है प्रोडक्ट के लिए, जैसे कुछ प्रोडक्ट सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, जैसे कि ऑप्थेल्मिक हो गई एंड अदर स्टेरॉइड प्रोडक्ट के, तो अकॉर्डिंग टू IPA, BPA एंड USPA होते हैं। तो एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट में जैसे कि इसका होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है एंड यहाँ पर बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब स्टैटिक एजेंट जो होते हैं ऐसे एजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ जो होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं, मतलब यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, वहाँ पर ग्रोथ नहीं होगा।
लेकिन यहाँ पर बैक्टीरियासाइडल एजेंट होते हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जो कि यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होंगे, उन सभी को बिल्कुल किल कर देंगे। यहाँ पर लिखा है कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा जिसको कि हम चेक करेंगे कि वो स्टेरिलाइज है या नहीं है, मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया से फ्री है या नहीं है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं है, उसको कैसे स्टेरिलाइज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए जैसे कि बी यूज सम टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी फॉर द टेस्ट प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर कुछ टेस्ट यूज करेंगे स्टेरिलिटी के लिए। टेस्ट प्रोडक्ट है जिन्हें कि सिंपली यहाँ पर स्टेरिलिटी टेस्टिंग का प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। The test for sterility are intended for detecting the presence of viable farm microorganism in the pharmaceutical preparation, मतलब जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग होते हैं यही डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है वाइबल कंडीशन में हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में प्रेजेंट है या नहीं है। द टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू IPBP, मतलब यहाँ पर IPBP एंड USP के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेस्ट होते हैं, जैसे कि a number of product sterilized such as ophthalmic preparation, इंजेक्शन, इन्फ्यूजन, इम्प्लांट्स, बैजेस, ड्रेसिंग, मतलब ये यहाँ पर कुछ टाइप के प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें कि यहाँ पर स्टेरिलाइज किया जाता है। द टेस्ट मस्ट बी कैरीड आउट अंडर सेप्टिक कंडीशन, मतलब टेस्ट वगैरह जो होते हैं सेप्टिक कंडीशन में होना चाहिए, असेप्टिक कंडीशन के लिए होने चाहिए। फॉर ऑल दीज कंडीशन लेमिनार एयर फ्लो इज रिकमेंडेड, मतलब यहाँ पर असेप्टिक एरिया जब होगी तो वहाँ पर लेमिनार एयर फ्लो जो है होना ही चाहिए, तो इनके लिए रिकमेंडेड है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कल्चर मीडिया फॉर डिजाइनिंग स्टेरिलिटी टेस्टिंग, मतलब यहाँ पर कुछ टाइप के कल्चर मीडिया होते हैं जो कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए डिजाइन किए जाते हैं। एक होती है फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, एक होती है सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट मीडिया। यहाँ पर फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट जो होती है यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए भी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट मीडिया जो होती है ये फंगाई एंड एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए ही होती है। तो इस टाइप से हो जाएंगे। यहाँ पर एंड यहाँ पर मेथड होते हैं टेस्टिंग स्टेरिलिटी के, यहाँ पर मेथड ये होता है जिन्हें कि यहाँ पर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जानते हैं, एंड एक होता है डायरेक्ट इनोकुलेशन। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे कि प्रोडक्ट है आयल ऑइंटमेंट है सॉल्युबल पाउडर या लिक्विड है कोई, तो यहाँ पर सैंपल लेंगे, जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसको लेके यहाँ पर असेप्टिक फिल्ट्रेशन करेंगे थ्रू द मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, मतलब इसमें फिल्ट्रेशन करेंगे। जिन्हें यहाँ पर फिल्टर पेपर जो होगा उसको कटिंग करेंगे 2 पार्ट्स में, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर फिल्टर पेपर जो था उसको हम 2 पार्ट्स में कट करेंगे। देन प्लेस ईच पार्ट ऑफ फिल्टर पेपर इन कल्चर मीडिया, मतलब दोनों पार्ट जो होंगे उनको कल्चर मीडिया के ऊपर रख देंगे फॉर द डिटेक्शन ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक एंड फंगाई, मतलब एरोबिक बैक्टीरिया या एनारोबिक बैक्टीरिया या फिर फंगाई प्रेजेंट नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम कल्चर मीडिया जो होगी उसके ऊपर रख देंगे। जो कल्चर मीडिया होगी फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट या फिर सोयाबीन डाइजेस्ट कैसीन मीडिया होंगी, दोनों पे एक हमारा फिल्टर पेपर जो था उसको हम रख देंगे। देन यहाँ पर जो हमारा फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट था उसको 30 to 35 डिग्री सेल्सियस के लिए रखेंगे, एंड यहाँ पर जो हमारा सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट मीडिया था उसको 20 to 26 डिग्री सेल्सियस के लिए 14 डेज के लिए रखेंगे। इसको यहाँ पर 14 डेज के लिए रखें दोनों को। देन यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर स्टेरिलिटी टेस्टिंग जो है डन है या नहीं, मतलब कोई ग्रोथ वगैरह हो रहा है, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो मतलब टेस्ट हमारा पास हो जाएगा, एंड अगर इसमें ग्रोथ हो रहा है तो टेस्ट हमारा जो फेल हो जाएगा। तो इस टाइप से मेथड ए होता है, एंड इसी टाइप से कुछ मेथड भी होता है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जिसको कि हम ब्राथ मीडिया जो होते हैं उसके फॉर्म में यूज करते हैं। यहाँ पर जो हम यूज कर रहे थे इसमें हम मतलब अपना कल्चर मीडिया ले रहे थे, एंड इसमें हम अपना जो ब्राथ मीडिया होंगे उसमें लेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन सस्पेंशन जो होंगे प्रोडक्ट जो होंगे उनके लिए होगा। सैंपल जो होगा उसको हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे। यहाँ पर एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया जो होंगे एंड फंगाई जो होंगे उनके डिटेक्शन के लिए टेस्ट यूज किए जाएंगे। देन यहाँ पर हम अपनी फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट एंड सोयाबीन कैसीन मीडिया जो होंगी जो कि ब्राथ मीडिया फॉर्म में प्रिपेयर किए जाएंगे तो इसमें लेंगे। देन यहाँ पर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के लिए 14 डेज के लिए रख देंगे, एंड इसको यहाँ पर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के लिए 14 डेज के लिए रख देंगे। देन यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे स्टेरिलिटी टेस्टिंग की। यहाँ पर अगर कोई ग्रोथ वगैरह हो रहा है तो मतलब टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, एंड अगर कोई ग्रोथ वगैरह नहीं हो रहा है तो टेस्ट हमारा पास हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर स्टेरिलिटी टेस्टिंग जो है उसके बारे में लिख देना है। इसके कुछ मेथड होते हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। आप लोग 1-2 बार इसको पढ़िएगा, अगर आप लोग 1-2 बार इसको पढ़ते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है कंटेंट, आपको इसको जरूर पढ़ना है। PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर हमारे यूनिट 3 जो है उसके लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। तो यूनिट 4 जो है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें पूछा है, राइट इन डिटेल अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन ऑफ सेप्टिक एरिया एंड व्हाट आर द स्पेशल प्रिकॉशन टू बी केप्ट बिफोर एडजस्टिंग टू रिड्यूस रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। मतलब यहाँ पर आपको इसमें सिंपली सेप्टिक एरिया के बारे में लिख देना है, एंड उसका जो डिजाइनिंग होती है उसके बारे में लिख देना है, एंड उसके जो प्रिवेंशन होते हैं सोर्स ऑफ कंटामिनेशन से उसके बारे में लिख दो। यहाँ पे आपको सेप्टिक एरिया के बारे में लिख देना कि सेप्टिक एरिया होती क्या। तो सेप्टिक एरिया जो होती है एक रूम होता है जो कि एक क्लीन रूम होता है, मतलब क्लीन एरिया होती है, इसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं प्रेजेंट होती है। अनएसेप्टिक एरिया जो होता है इसका यूज मेनली इसलिए किया जाता है कि वहाँ पर कोई
माइक्रोबियल कंटामिनेशन वगैरह या फिर कोई अदर बाहरी पार्टिकल्स वगैरह उसमें ना प्रेजेंट हो, तो इसलिए मतलब इसका यूज़ किया जाता है। एसेप्टिक एरिया जो होती है ऑप्थेल्मिक एंड पैरेंटल प्रोडक्ट जो होते हैं उसके लिए मतलब मेनली यूज होती हैं कि इसके अंदर अगर हम रखेंगे किसी भी पैरेंटल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को, तो उसमें कोई कंटामिनेशन वगैरह माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी। एसेप्टिक एरिया होती है 4 मेन ग्रेडेड में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि ग्रेड ए होती है, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। तो ग्रेड ए जो होता है जैसे कि बाहर का एरिया जो होता है, जैसे कि द लोकल जोन ऑफ हाई रिस्क ऑपरेशन, मतलब जहाँ पर लोकल जोन हाई रिस्क ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि फिलिंग होती है, मेकिंग ऑफ सेप्टिक ट्रांसफर जो होती है, वो एरिया जो होती है ग्रेड ए होते हैं। ग्रेड बी जो होते हैं जहाँ पर प्रिपरेशन वगैरह होती है, जैसे कि बैकग्राउंड एरिया ऑफ ग्रेड ए जो होती है उसके बैकग्राउंड की एरिया होती है, जिसमें कि एसेप्टिक प्रिपरेशन एंड फिलिंग होती है। ग्रेड सी जो होती है प्रिपरेशन फॉर द स्टेराइल सोल्यूशन टू बी फिल्टर, मतलब स्टेराइल सोल्यूशन वगैरह जो फिल्टर किए जाते हैं उनके लिए होती है। एंड ग्रेड डी जो होती है वो हैंडलिंग वगैरह कंपोनेंट की जो होती है वॉशिंग के बाद वो सब होती है। तो इस टाइप से आपको एसेप्टिक एरिया के डिफरेंट ग्रेड के बारे में लिख देना। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिजाइन किया जाता है सेप्टिक एरिया जो होते हैं या फिर क्लीन रूम उसके लिए, जैसे कि एसेप्टिक एरिया जो होती है उसके डोर वगैरह जो होते हैं वो एयर लॉक होने चाहिए, मतलब डोर्स वगैरह एयर लॉक्ड होने चाहिए। एंड एसेप्टिक एरिया जो होती है उसमें मतलब कोई अनरिलेटेड पर्सन नहीं रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्सन भी उसमें जा सके, ऐसा नहीं इसमें होना चाहिए, मतलब कोई पर्सन जो उसमें प्रिपरेशन वगैरह कंपाउंड की किसी वही केवल अंदर जाना चाहिए। एंड यहाँ पर एसेप्टिक एरिया जो होती है उसके सर्फेसेस एंड वॉल्स एंड रूफ यानी छत वगैरह जो होती है वो सब बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, मतलब अनब्रोकन होनी चाहिए। यहाँ पर फ्री फ्रॉम कोई क्रैक वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए, जिससे कि डिपोजिशन ऑफ माइक्रोबियल सेल्स का उसमें ना हो। एंड सील्डिंग डोर्स उसमें नॉट अलाउ, मतलब ऐसे डोर नहीं होने चाहिए मतलब कि जो घर में होते हैं इस टाइप के डोर नहीं होनी चाहिए, मतलब केवल स्विंग डोर जो होते हैं वही उसमें अलाउ होते हैं। टू डोर जो होते हैं उसको एक साथ नहीं ओपन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर जैसे कि 2 डोर है एंड दोनों डोर को एक साथ में ओपन करिए, मतलब एक-एक करके डोर को ओपन किया जा सकते हैं। तो एंड यहाँ पर जो हेपा फिल्टर वगैरह जो होते हैं वो भी होने चाहिए, जैसे कि हेपा फिल्टर क्या होता है, तो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर होता है, जिसका कि फुल फॉर्म आपको लर्न कर लेना है, 2 मार्क्स में ये भी आ जाता है। जो कि यहाँ पर एसेप्टिक रूम्स वगैरह जो होते हैं उसमें एयर वगैरह जो होती है जो कि अनकंटामिनेटेड एयर होती है वो इसमें होनी चाहिए। हेपा फिल्टर के लिए डॉप टेस्ट यूज़ किया जाता है। एंड द पोर साइज ऑफ हेपा फिल्टर इज 0.2 माइक्रॉन्स, मतलब पोर साइज जो होता है हेपा फिल्टर का 0.2 माइक्रॉन्स होता है। इट पासेस एयर इन सेप्टिक एरिया, जो कि हेपा फिल्टर जो होता है सेप्टिक एरिया जो होती है उसमें एयर वगैरह पास करता है जो कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। तो इस टाइप से आपको इसके बारे में लिख देना है। देन यहाँ पर इसका जो सेप्टिक डिजाइनिंग रूम होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि एक होता है एंट्री वाला गेट एंड एंट्री वाला होता है, एंड यहाँ से कंपोनेंट की एंट्री होती है। यहाँ पर क्लीन चेंजिंग रूम होता है एंड मटेरियल, यहाँ से मटेरियल एंट्री होती है। देन यहाँ पर कंपाउंडिंग एंड प्रिपरेशन रूम जो होते हैं उसके साइड में एंट्री होती है। देन यहाँ से एक रूम होता है प्रोडक्शन एरिया ऑटोक्लेविंग स्टेरिलाइजेशन का। देन यहाँ पर एसेप्टिक रिसीविंग एरिया होती है एंड ये अनडायरेक्शनल क्लीनिंग जोन होता है। यहाँ पर जो एसेप्टिक रिसीविंग एरिया होती है इसमें यहाँ पर लैमिनार एयर फ्लो ही होता है एंड ये क्वारंटाइन होती है, यहाँ से जैसे कि एंट्री वगैरह होते हैं एंड यहाँ से प्रोडक्ट जो है एग्जिट होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा एंड डिजाइन हो जाएगी। एंड यहाँ पर नेक्स्ट लैमिनार एयर फ्लो जो क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। लैमिनार एयर फ्लो वाला क्वेश्चन डिफरेंट 7 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। लैमिनार एयर फ्लो जो होता है इसे सिंपली लैमिनार फ्लो कैबिनेट के नाम से जानते हैं, टिश्यू कल्चर हुड एंड क्लीन बेंच के नाम से जानते हैं। लैमिनार फ्लो कैबिनेट जो होता है एक इनक्लोज्ड बेंच होती है जो कि डिजाइन की जा सकती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं उससे प्रिवेंशन करने के लिए उसको डिजाइन किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ फिल्टर पैड, मतलब इसमें एक फिल्टर पैड होती है, एक फैन होता है मतलब ब्लोअर होता है, एंड एक HEPA फिल्टर होता है एंड एक लैमिनार एयर फ्लो बेंच इसमें होती है। एयर इज पास थ्रू द HEPA फिल्टर, मतलब एयर जो होती है HEPA फिल्टर के थ्रू पास होती है। बीच रिमूव ऑल एयर बॉर्न कंटामिनेशन मेंटेन स्टेराइल कंडीशन, HEPA फिल्टर जो होता है इससे एक स्टेराइल एयर निकलती है जो कि यहाँ पर कंटामिनेशन वगैरह जो होती है उसको मेंटेन करते हैं, मतलब कंटामिनेशन वगैरह वहाँ पे जो होती है उसको रिमूव कर देती है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ है उसको भी वहाँ से हटा देती है। एंड इसमें सिंपली यहाँ पर एक कंसिस्ट होती है स्विच एंड एक यूवी लाइट के लिए स्विच होती है, यूवी विजिबल लाइट एक होती है, एक मोटर के लिए स्विच होती है। इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील विद नंबर ऑफ गैप्स आर जॉइंट, मतलब यहाँ पे स्टेनलेस स्टील है, नंबर ऑफ गैप्स जो होते हैं उसमें जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इसकी वर्किंग के बारे में लिख देना है। वर्क स्टार्ट होने से पहले 30 मिनट बिफोर ही यूवी लाइट जो है उसे हम ऑन कर दें देन उसको ऑफ कर दें। कुछ यहाँ पर अटेंशन या वार्निंग है जैसे कि ड्यूरिंग यूवी लाइट स्टेरिलाइजेशन स्टे अवे फ्रॉम द लैमिनार एयर फ्लो बिकॉज इट काज कैंसर, मतलब यहाँ पर यूवी लाइट का स्टेरिलाइजेशन जब हो रहा हो तब यहाँ पर जो हमारा लैमिनार एयर फ्लो होता है उससे दूर ही रहें क्योंकि यहाँ पर वो कैंसर काज कर सकती हैं। देन वाइप द वर्किंग सरफेस विद इथेनॉल देन यूज इट, मतलब यहाँ पर जो वर्किंग सरफेस होती है लैमिनार एयर फ्लो बेंच उसको यहाँ पर हम इथेनॉल से पोंछ दें जिससे कि यहाँ पर कंटामिनेशन वगैरह जो है वो रिड्यूस हो जाए। देन ऑन द मोटर एंड ब्लोअर, मतलब मोटर एंड ब्लोअर जो होगा उसको ऑन कर देंगे
दो जो कि इसका करेगा एयर को थ्रू द फ़िल्टर पैड वेयर डस्ट इज ट्रैप्ड, जहाँ पर डस्ट वगैरह जो होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है उसको सक कर लेगा। आफ्टर दैट द प्री फ़िल्टर हैज़ टू पास HEPA फ़िल्टर, मतलब यहाँ प्री फ़िल्टर जो होगा HEPA फ़िल्टर के साथ पास करेगा, जिससे कि कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़्म वगैरह जो होंगे वो रिमूव हो जाएँगे। एंड स्टेराइल एयर फ्लो इन द वर्किंग एरिया, मतलब यहाँ पर स्टेराइल एयर जो होगी वही केवल फ्लो कर सकती है। इस टाइप से आपको यहाँ पर लेमिनार एयर फ्लो के बारे में लिख देना है। यहाँ पर 2 टाइप का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो एंड एक होता है वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। जो हॉरिजॉन्टल होता है इसमें मतलब एयर फ्लो जो होती है बैक टू फ्रंट, मतलब पीछे से सामने की ओर होती है। एंड ब्लोअर जो होता है डाउन एंड HEPA फ़िल्टर इज फ्रंट, मतलब यहाँ पर ब्लोअर जो होता है नीचे फिट होता है और HEPA फ़िल्टर जो होता है सामने होता है। यहाँ पर वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है, तो इसमें जो मतलब एयर फ्लो होता है वो टॉप टू डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की ओर होता है। एंड ब्लोअर जो होता है ऊपर फिट होता है इसमें। एंड वर्किंग एरिया जो होती है HEPA फ़िल्टर की उससे ऊपर जो होता है ब्लोअर फिट होता है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन भी बना देना है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो ये होता है, फ़िल्टर होता है एंड यहाँ पे वर्किंग टेबल होती है। तो इस टाइप से हॉरिजॉन्टल का हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये इस टाइप से यहाँ पर वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो होता है, जिसमें कि एयर का फ्लो जो होगा वो अप टू डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की ओर होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लाइट लगी होगी एंड यहाँ पर ब्लोअर एंड फ़िल्टर पैड एंड HEPA फ़िल्टर ये सब यहीं पे कंसिस्ट होंगे एंड ये वर्किंग टेबल हो जाएगी। तो इस टाइप से लेमिनार एयर फ्लो का हो जाएगा। एंड यहाँ पर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन एंड प्रिवेंशन, मतलब यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है जैसे कि एटमॉस्फेयर से हो सकती है, ऑपरेटर मतलब जो कि परफॉर्म कर रहा है उससे हो सकती है, या फिर रॉ मटेरियल वगैरह जो यूज़ करते हैं उससे कंटामिनेशन काज हो सकती है, या फिर इक्विपमेंट वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे कंटामिनेशन काज हो सकती है। उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको देना, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हर एक बारे में डिटेल में लिखा है, जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है। इसको आप लोग अगर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है यूनिट 4 से वो बन सकता है माइक्रोबियल असेय फॉर एंटीबायोटिक एंड विटामिन, मतलब विटामिन एंड एंटीबायोटिक जो होते हैं उनके लिए माइक्रोबियल असेय जो है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर एंटीबायोटिक का आपको पढ़ लेना है एंड कोई भी एंटीबायोटिक आए तो इसमें आपको यहाँ पर टेस्ट सैंपल जो होता है उसकी जगह पे उसका नेम कर देना है एंड बाकी सब सेम ही रहेगा। तो एंड विटामिन एंड एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको माइक्रोबियल असेय आप एंटीबायोटिक डालना है। एंड यहाँ पर मेथड या फिर टेस्ट जो होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एंटीबायोटिक के लिए वो कुछ होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन होता है बेस्ड होता है द कंपेरिजन, मतलब कंपेरिजन जो होता है इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ, मतलब कितना ग्रोथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है वो एंटीबायोटिक जो सैंपल है मतलब टेस्ट एंटीबायोटिक उसके थ्रू हो रहा है, या फिर जो यहाँ पर स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक है उसके थ्रू यहाँ ग्रोथ हो रहा है, तो उसी के ऊपर कंपेरिजन पे बेस्ड होता है। एंड यहाँ पर 2 मेथड्स होते हैं जिन्हों की जनरली यूज़ किया जाता है, एक होता है सिलेंडर प्लेट या फिर कप प्लेट मेथड, एक होता है टर्बिडीमेट्रिक मेथड। तो यहाँ पर सिलेंडर प्लेट या कप प्लेट मेथड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड यहाँ पर प्रिपरेशन फॉर एंटी माइक्रोबियल ऐसे कुछ होते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ मीडिया एंड बफर सॉल्यूशन, जिसमें कि सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है। एंड प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट एंड स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक, यानी यहाँ पर सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा उसका सिलेक्शन करेंगे, देन यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे टेस्ट एंड स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक का। देन यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन एंटीबायोटिक ऐसे, जैसे कि यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होंगे एंटीबायोटिक ऐसे में, एक होगा बैसिलस प्यूमिलिस स्टेफाइलो एपिडर्मिस। तो इस टाइप से हो जाएंगे। सिलेंडर या फिर कप प्लेट मेथड होगा, जैसे कि यहाँ पर मेथड ए के नाम से जानते हैं। इस मेथड में क्या होगा, यहाँ पर एक कप का फॉर्मेशन करेंगे जैसे कि कल्चर मीडिया होगी, एंड उसमें हम अपने एंटीबायोटिक जो होंगी डिफरेंट, जैसे कि एक टेस्ट होगी स्टैंडर्ड होगी तो उसको फिल करेंगे। यहाँ पर जो जोन ऑफ इनहिबिशन होता है उसको यहाँ पर मेजर करेंगे, कितना एक्शन जो है उसके थ्रू परफॉर्म हो रहा होगा, तो उसी को सिंपली इसमें मेजर करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जैसा कि 2 पेट्री प्लेट लेंगे, एक में टेस्ट का करेंगे एक में स्टैंडर्ड का करेंगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर कल्चर प्रिपेयर करेंगे, इसमें यहाँ पर होल्स बनाएंगे, देन यहाँ पर इसमें हम अपनी एंटीबायोटिक टेस्ट वाली है एंड एक स्टैंडर्ड वाली इसमें फिल करेंगे। देन यहाँ पर जोन ऑफ इनहिबिशन जो होता है उसको यहाँ पर इसमें डिटरमाइन करेंगे एंड यहाँ पर ग्राफ जो होगा उसको प्लॉट कर देंगे, तो वही सिंपली इसमें मेजर कर लेंगे। एंड एक माइक्रोबियल ऐसे होता है विटामिन के लिए, तो विटामिन के लिए सिंपली आपको यहाँ पर जो विटामिन होती है साइबोकोबालामिन विटामिन B12 उसके लिए यहाँ पर मेनली किया जाता है परफॉर्म। तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल सेम एज एंटीबायोटिक की तरह ही होता है, मतलब पढ़ सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर विटामिन का कुछ प्रोसीजर होता है, इसमें प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इसको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि पूछा है राइट इन डिटेल अबाउट लेमिनार एयर फ्लो। तो लेमिनार एयर फ्लो जो था अभी मैंने बताया था सेम उसी के बारे में आपको लिख देना है कि लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है, उसकी वर्किंग वगैरह क्या होती है एंड टेंशन वगैरह एंड टाइप्स वगैरह जो होते हैं कि हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो है, वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो है, उन सभी के बारे में डिटेल में लिख देना है। अभी मैंने बात किया था तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें पूछा राइट इन डिटेल अबाउट असेसमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक, मतलब जिन्हें कि यहाँ पर एमआईसी टेस्ट के नाम से जानते हैं, मतलब मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन जो होता है इसके बारे में आपको डिटेल नोट लिखना है।
यहाँ पे जो असेसमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक होता है इसमें MIC आता है। तो यह क्या होता है, इसमें मतलब लोएस्ट कंसंट्रेशन होती है किसी भी एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड का, जो कि मतलब फाउंड किया जाता है कि कितना ग्रोथ ऑफ इनहिबिशन हो रहा है पार्टिकुलर टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसी को सिंपली इसमें हम डिटरमाइन करते हैं। इट मे बी अप्लाइड टू एक्सेस न्यू डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक प्रिजर्वेटिव एंड एंटीबायोटिक, मतलब इन सभी के लिए एक्सेस किया जाता है, मतलब कि इसको अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस टाइप से हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर लिक्विड डाइल्यूशन मेथड होता है उसके बारे में लिख देना है एंड यहाँ पर इसको डिफाइन कर देना है। एंड यहाँ पर सॉलिड डाइल्यूशन मेथड होता है उसके बारे में लिख के यहाँ पर डिफाइन कर देना है। तो इस टाइप से यहाँ पर यूनिट 4 जो होती है उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप PDF से पढ़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है यूनिट 5 से उसमें पूछा है, डिस्कस टाइप्स फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्पॉयलेज, मतलब यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग जो स्पॉयलेज की क्या होता है उसके बारे में लिखना है एंड यहाँ पर इसके टाइप के बारे में डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पॉयलेज के बारे में बता देना है कि क्या होता है। एंड ये जो क्वेश्चन है स्पॉयलेज वाला बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। तो यहाँ पर जैसे कि स्पॉयलेज क्या होता है उसके बारे में बताया गया। तो स्पॉयलेज जो होता है मतलब किसी भी ड्रग या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाना, जिसके कारण कि उन्हें हम सिंपली यूज नहीं कर सकते हैं, तो इन्हीं को सिंपली यहाँ पर स्पॉयलेज बोलते हैं। स्पॉयलेज जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रोबियल स्पॉयलेज, एक होता है नॉन माइक्रोबियल स्पॉयलेज। तो माइक्रोबियल स्पॉयलेज में क्या होता है, माइक्रोबियल स्पॉयलेज होता है ड्यू टू कंटामिनेशन माइक्रोबियल सेल्स, मतलब यहाँ पर कोई माइक्रोबियल सेल है उसके थ्रू यहाँ पर कंटामिनेशन होता है, तो इसी को सिंपली यहाँ पर माइक्रोबियल स्पॉयलेज बोलते हैं। नॉन माइक्रोबियल स्पॉयलेज जो होता है इसमें मतलब क्या होता है, स्पॉयलेज होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू नहीं होगा, मतलब कोई अदर फैक्टर होंगे उसके थ्रू होगा, जैसे कि फिजिकल या फिर केमिकल फैक्टर होंगे उनके थ्रू ही होगा। जैसे कि यहाँ पर माइक्रोबियल स्पॉयलेज में जैसे कि 3 टाइप हैं, इन्फेक्शन इंड्यूस्ड बाय कंटामिनेशन प्रोडक्ट एक होता है, फिजियोकेमिकल स्पॉयलेज। एंड यहाँ पर नॉन माइक्रोबियल में जैसे कि फिजिकल स्पॉयलेज हो गया, केमिकल स्पॉयलेज होगा, एंजाइमेटिक स्पॉयलेज होगा। तो यहाँ पर फिजिकल स्पॉयलेज क्या होता है उसके बारे में, फिजिकल स्पॉयलेज में आपको लिख देना है कि यहाँ पर जो स्पॉयलेज होता है फिजिकल फैक्टर के थ्रू होता है, जैसे कि प्रेशर टेम्परेचर, तो यहाँ पर फिजिकल स्पॉयलेज बोलते हैं इसे। एंड जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है स्पॉयलेज ऑफ साल्ट ड्यू टू मॉइस्चर, फिजिकल स्पॉयलेज हो जाएगा। एंड यहाँ पर केमिकल स्पॉयलेज में आपको लिख देना है स्पॉयलेज ड्यू टू एनी केमिकल रिएक्शन सच एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट आता है एंजाइमेटिक स्पॉयलेज। तो एंजाइमेटिक स्पॉयलेज जो होता है इसमें क्या होता है, तो स्पॉयलेज ड्यू टू एनी एंजाइम लाइक लाइपेज एंड प्रोटीएज एंड मल्टेज, तो इसी को यहाँ पर सिंपली एंजाइमेटिक स्पॉयलेज बोलते हैं। एग्जांपल में जैसे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड ड्यू टू लाइपेज, तो ये सिंपली एंजाइमेटिक स्पॉयलेज का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है माइक्रोबियल स्पॉयलेज। तो माइक्रोबियल स्पॉयलेज जो क्या होता है, इसमें मतलब कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है इसमें स्पॉयलेज जो काज होता है यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो उसी को सिंपली यहाँ पर माइक्रोबियल स्पॉयलेज बोलते हैं, जिसके कारण उसे हम फर्दर यूज नहीं कर सकते, मतलब यूज करने के लायक को नहीं बचता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसी टाइप से आपको यहाँ पर इसमें लिख देना है। यहाँ पर इसके टाइप होते हैं, इन टाइप को आपको डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है, उसके जो प्रिजर्वेटिव एंड डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं इस कॉलेज में वो यूज होते हैं उसके बारे में लिख देना है। यहाँ पर स्वीटनर फ्लेवरिंग एजेंट यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉयलेज, मतलब यहाँ पर माइक्रोबियल स्पॉयलेज जो उसका कुछ फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, तो एक होता है न्यूट्रिशनल फैक्टर हो सकता है, एक होता है वाटर या फिर मॉइस्चर फैक्टर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है जो कि यहाँ पर अफेक्ट कर सकता है, पीएच हो सकता है, इन सभी को आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर रेडॉक्स पोटेंशियल हो सकता है। नेक्स्ट आता है सोर्स एंड टाइप ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो यहाँ पर जैसा कि इसके सोर्सेस वगैरह क्या है माइक्रोबियल कंटामिनेशन के, वो जैसे कि वो एटमॉस्फेयर से हो सकता है। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन में इतना कंटेंट लिखना था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो उसमें पूछा है, व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च, मतलब सेल कल्चर जो होता है उसके एप्लीकेशन आपको लिख देने हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल रिसर्च में क्या होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मॉडल सिस्टम होता है, तो इट इज़ यूज एज अ मॉडल सिस्टम इन रिसर्च एंड हेल्प टू स्टडी बेसिक सेल बायोलॉजी, मतलब यहाँ पर मॉडल सिस्टम की तरह यूज होता है रिसर्च में, जिससे कि हमारे जो बेसिक सेल बायोलॉजी जो होती है उसके बारे में स्टडी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जैसे कि इसका एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, तो मतलब सेल्स जो होती हैं उनको वैक्सीन के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि हेपाटाइटिस हो गई, रेबीज हो गई, चिकन पॉक्स हो गई, तो इनके प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट हो गई जैसे कि टॉक्सिसिटी स्टडी, तो टॉक्सिसिटी स्टडी में जैसे कि कल्चर सेल जो होते हैं उसका यूज़ किया जाता है अलॉन विद आर एनिमल, मतलब ये अकेले भी यूज़ किया जा सकता है या फिर कोई एनिमल जो होगा उसके साथ में यूज़ किया जाएगा। फॉर द स्टडी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, मतलब कोई ड्रग है उसके टॉक्सिक इफेक्ट के लिए इसका यूज़ किया जाएगा सेल कल्चर का। इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पर टॉक्सिसिटी स्टडी। नेक्स्ट आता है कैंसर रिसर्च, तो कैंसर में मतलब कैंसर सेल्स वगैरह जो होती हैं उनको एक्समाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आती है वायरोलॉजी, मतलब कल्टिवेशन एंड स्टडी ऑफ वायरस जो होते हैं उसी को सिंपली यहाँ पर वायरोलॉजी बोलते हैं। वायरस आर कल्चर फॉर वैक्सीन, मतलब वायरस जो होते हैं वैक्सीन के लिए कल्चर किए जाते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग कुछ हो जाएगी, उसको आपको पढ़ लेना है। एंड ये यहाँ पर हमारा
जो सेल कल्चर के एप्लीकेशन होते हैं फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च में, उसके बारे में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जानना है। एंड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें कि पूछा है हाउ टू प्रिजर्व फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ प्रिजर्वेटिव आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी पढ़ लेना है कि यहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वगैरह जो होते हैं उनको हम एंटी माइक्रोबियल वगैरह यूज़ करके या फिर प्रिजर्वेटिव यूज़ करके कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि कुछ फार्मुलेशन होती है, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं, जैसे कि टैबलेट होते हैं, इसमें फिनॉल होता है, क्रिसॉल एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। एंड यहाँ पर आई ड्रॉप जो होती हैं उसमें बेंजीलकोनियम क्लोराइड एंड फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड जो होता है ये यूज होता है। एंड यहाँ पर लिक्विड एंड मिक्सर जो होते हैं इसमें जैसे कि अल्कोहल, मेथिल पैराफिन, क्लोरोफॉर्म, ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं। सेमी सॉलिड कुछ प्रिपरेशन होती हैं या फार्मुलेशन होती है उसमें, जैसे कि क्लोरोक्रिसॉल, डाइक्लोरोबेंजील अल्कोहल, ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिजर्वेटिव। यहाँ पर मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, तो मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक यही होनी चाहिए कि मतलब किसी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कंटामिनेशन वगैरह जो होती हैं जिनके थ्रू उनको किल करने के लिए एबल होना चाहिए, एंड नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए, मतलब लो कंसंट्रेशन पर ही इफेक्टिव हो, ऐसा नहीं कि प्रिजर्वेटिव को बहुत ज़्यादा यूज करें, तो इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो हो सकता है, व्हाट इज एनिमल सेल कल्चर, ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल कल्चर विद प्रोसीजर एंड स्टेजेस फॉर द एनिमल सेल कल्चर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एनिमल सेल कल्चर के बारे में लिख देना है कि एनिमल सेल कल्चर होता क्या है। तो एनिमल सेल कल्चर जो होता है एक टेक्निक होती है जिसमें कि कोई सेल्स जो होती है किसी भी एनिमल से वो ऑब्टेन की जाती है एंड उसमें कल्चर वगैरह जो है उसको ग्रोथ किया जाता है, तो इसी को सिंपली यहाँ पर एनिमल सेल कल्चर बोलते हैं। एंड यहाँ पर एक सेल लाइन्स होती है, आप लोगों को पढ़ लेना है। एंड यहाँ पर ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल इन कल्चर, मतलब यहाँ पर एनिमल सेल की कल्चर जो होगी उसमें ग्रोथ वगैरह कैसे करेंगे उसके बारे में आप लोग पढ़ लेना है। एंड इसके लिए जैसे कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कुछ मीडिया जो होते हैं कल्चर मीडिया उनको प्रिपेयर किया जाता है, तो आप लोग इन्हें पढ़ लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोसीजर फॉर सेल कल्चर, यहाँ पर प्रोसीजर होता है कुछ और इसके कुछ स्टेजेस होती हैं जो कि एनिमल सेल कल्चर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें कि आइसोलेशन ऑफ टिश्यू मतलब आइसोलेशन करते हैं, डिसएग्रीगेशन ऑफ टिश्यू मतलब डिसएग्रीगेशन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सीडिंग द कल्चर इनटू कल्चर वेसल, मतलब कल्चर वेसल जो होती है उसमें कल्चर का सीडिंग करते हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इसमें इसकी स्टेजेस लिख देनी है। एंड यहाँ पर जो टाइप होते हैं सेल कल्चर के, जैसे कि प्राइमरी सेल कल्चर, स्टेबलाइज सेल कल्चर, ट्रांसफॉर्म सेल कल्चर, ये क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। एंड इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। एंड अगर आप लोग इतना कंटेंट अच्छे से लिख देते हो तो आपको यहाँ पर इजीली 10 मार्क्स या 7 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड इसके नोट्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका कि नेम है सॉल्व फार्मेसी, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।